मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी कैसे मेंटिस को हराने के बाद इसके वाले मेंटिस के साथ थोड़ी उंगलियों से प्रैक्टिस करता है, बाद उसे वो वापस रख देता है। इसे ही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के नए एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो यार इसमें शुरू में हमें एक बहुत बड़े वाटरफॉल को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत तेजी से बह रहा होता है। ये एक होटल से कनेक्टेड होता है। हम ये देख ही सकते हैं कि कैसे वाटरफॉल के ऊपर ही वो होटल बना हुआ है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि होटल के मैनेजर से कोई बात कर रहा होता है और योजिरो हानमा के बारे में पूछ रहा होता है। तब हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि योजिरो हानमा के फ्रेंड कैप्टन स्ट्राइडम ही उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। खैर इसके बाद होटल के मैनेजर उन्हें कहता है कि आप मेरे साथ आइए, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। उसके बाद वो मैनेजर स्ट्राइडम को ले जाता है एक स्विमिंग पूल के पास। हम आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से झरने से ये कनेक्टेड है और कितनी बड़ी बड़ी लहरें इसमें उठ रही होती हैं। उसके बाद वो मैनेजर स्ट्राइडम से कहता है कि आप जो ये लहरें देख रहे हैं इतनी ज्यादा तेज है कि कोई ओलंपिक का तैराक भी इसे आसानी से पार नहीं कर सकता है। उसके लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा माना जा सकता है। और जिन योजिरो हानमा के बारे में आप पूछ रहे थे वो इन्हीं लहरों को चीरते हुए अंदर तैर रहे हैं। ये सुनकर स्ट्राइडम बिल्कुल चौंक जाता है और तभी पूल से अचानक से बाहर निकलते हैं योजिरो हानमा, जो कि बटरफ्लाई स्टाइल में तैर रहे होते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है स्विमिंग वर्ल्ड में। वो लहरों को चीरते हुए उसके विपरीत तैर रहे थे। इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी लहरों को वो आसानी से चीरकर तैर पा रहे थे। इससे हम समझ सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं आगे चलकर बाकी से लड़ने के लिए। खैर इन सब के बाद वो बहुत जोर से छलांग लगाते हैं और पानी से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हमें योजिरो की पूरी मस्कुलर बॉडी देखने को मिलती है। उसके बाद वो स्ट्राइडम से कहते हैं कि मैं तो वेकेशन पर था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हो। उसके बाद स्ट्राइडम योजिरो से कहता है कि मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है, क्या हम कहीं अकेले में चल के बात कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आग जलते हुए एक रूम में वो बैठे होते हैं जहाँ पर बहुत आरामदायक सीट्स भी लगे होते हैं। वहाँ पर स्ट्राइडम उसे बताता है कि बाकी ने एक इमेजिनरी प्रेइंग मैंटिस को हराया है जो कि 200 किलो का था। उसने ये अच्छा जवाब देने का कोशिश किया है जैसे कि तुमने एलिफेंट को हराया था। कैरो योजिरो से पूछता है कि अब इसके बाद क्या करना है आगे, क्या तुम मुझे बताओगे। उसके बाद योजिरो हानमा अजीब सी शक्ल बनाने लगते हैं। स्ट्राइडम भी देखकर सोचते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया अचानक से। फिर हम देखते हैं कि योजिरो हानमा बहुत जोर से हंसने लगते हैं और अपनी कुर्सी को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। वो बहुत भयानक हंसी हंस रहे होते हैं जिसे स्ट्राइडम कुछ समझ भी नहीं पा रहा होता। वो कहते हैं कि इमेजिनरी चीजें सिर्फ इमेजिन तक ही रह जाती हैं, वो फेक होती हैं। अगर उसी नीट का जवाब पत्थर से देना है तो किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को हराना होगा। वो एकदम स्टाइल के साथ कहते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर हूँ। अगर उसे ये बनना है तो मेरे ही तरीके से सोचना पड़ेगा, मेरे ही तरीके से लड़ना पड़ेगा। उसे जाकर ये सब कह दो और अगली बार मेरे पास तभी आना जब वो कुछ बड़ा करके दिखाए। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो होते हैं जॉर्ज बुश, वो निकलने वाले होते हैं राउंड पर कुछ लोगों से मिलने के लिए। न्यूज़ चैनल पर ये खबर आ रही होती है। वो रिपोर्टर लाइव टीवी में बताता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है, बिल्कुल Z+ सिक्योरिटी है यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है अपनी कार में निकल गए होते हैं रैली के लिए। तभी अचानक से टीवी चैनल का वो ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है और सब लोग सोचने लगते हैं कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया होगा। उसके बाद एंकर कहता है कि हम माफ़ी चाहते हैं, शायद नेटवर्क खराब है। उसके बाद नेटवर्क फिर से आ जाता है। तब हम देखते हैं कि वो कार खाली होती है जिसमें प्रेसिडेंट बैठे होते हैं और वो बताता है कि चलती कार से प्रेसिडेंट को किसी ने उठा लिया है और एक बिल्डिंग के अंदर चला गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी और प्रेसिडेंट एक साथ बैठे होते हैं। बाकी उससे कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे आपको यहाँ लाने के लिए, लेकिन मुझे आपसे थोड़ा काम था। प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे बताओ, तुम्हें मुझे ऐसे उठाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो बता ही दो तुम्हारे क्या कंडीशंस हैं। तभी बाकी कहता है कि मुझे एरिजोना प्रिजन में जाना है। बाद प्रेसिडेंट चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें उस मॉन्स्टर के साथ बंद होने का शौक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या हो अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। उसके बाद बाकी कहता है कि हो सकता है अब मुझे थोड़ा फिजिकल होने का ज़रूरत है आपके साथ। उसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे मांग को मानता हूँ और तुम्हें एरिजोना प्रिजन भेज दूंगा। उसके बाद बाकी उठता है और उन्हें फ़ोन देता है और कहता है कि बाहर फ़ोन लगा लीजिए और सबको बता दीजिए कि मैं एरिजोना प्रिजन जा रहा हूँ। उसके बाद वो अपने सिक्योरिटी मैन को फ़ोन लगा देते हैं और कहते हैं कि बाकी को यहाँ से ले जाओ। तब हम देखते हैं कि बाकी को वो लोग ले जाने लगते हैं और बहुत सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं और बाकी तुरंत ही एरिजोना प्रिजन की ओर भी निकल जाता है। और बाकी ये सोच भी रहा होता है रास्ते में कि प्रेसिडेंट के कहने की वजह से सब कुछ कितना जल्दी हो रहा है। तब हम देखते हैं कि एक बंजर सी जगह में वो लोग एंटर करते हैं।
उसके बाद वो तुरंत ही एरिज़ोना प्रिजन पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो बाकी को कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और उसके साथ साथ जो भी खड़े थे उन्हें भी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं मेडिकल चेकअप के लिए। बाकी के सारे टेस्ट जल्दी जल्दी क्लियर किए जाते हैं और उसे प्रिजन के लिए ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले वो बिस्कुट ओलिवर से मिलने के लिए जाता है। वो गार्ड के पीछे धीरे धीरे चल रहा होता है और गार्ड उससे कहता है कि तुम किसी से भी आई कांटेक्ट मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हो सकता है अच्छा ना हो। तब हम देखते हैं कि वो रूम पूरी तरह से पागल कैदियों से भरा होता है। वहाँ तरह तरह के साइको कैदी होते हैं जो कि देखने में डरावने लगते हैं और कई नहीं लगते हैं। खैर इसके बाद वो गार्ड डोर खोलता है और डोर खुलते ही बाकी सब देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। बाकी अंदर देखता है तो वो रूम पूरा शाही होता है। वहाँ पर तरह तरह की सजावट होती है। वहाँ पर कई महंगी पेंटिंग्स भी लगी होती हैं। बाकी ये देखकर सच में बहुत चौंक जाता है कि ये सब खाली बिस्कुट ओलिवा के लिए इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद एक डोर खुलता है। तब हम देखते हैं कि बिस्कुट ओलिवा बाकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे वेलकम करता है अपने प्रिजन में। उसके बाद वो बाकी को और अंदर ले जाता है। तब हम देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा डाइनिंग सेटअप वहाँ लगा होता है। उसे बिस्कुट ओलिवा बैठने को कहता है और अपना भी बैठ जाता है और उसे थोड़े से पैग ऑफर करता है, लेकिन बाकी कहता है मैं यहाँ इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद बिस्कुट ओलिवा सिगार काटते हुए बाकी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें अपने फादर से आगे चलकर लड़ना है, इसलिए तुम मुझे यूज़ करने आए हो अपने प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद बिस्कुट ओलिवा कहता है कि यहाँ पर मेरे प्रिजन में 4000 से भी ज्यादा लोग हैं। ये लोग बहुत भयानक भयानक कैदी हैं और सब लोग मुझसे डर कर अंदर ही रहते हैं। इन सब में अपनी अपनी एक रैंकिंग होती है। टॉप 10 रैंकिंग सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है और इन प्रिजन में मैं सबसे ज्यादा नंबर 1 में आता हूँ। ये सुनकर बाकी का दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। उसके बाद बाकी कहता है कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ और वो खड़ा होता है और उसके टेबल को थोड़ी सी लात मारता है। उसके बाद वो कहता है कि ओलिवर मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ और तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझे इस रूम के अंदर आने दिया। उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और एक बहुत जोर का पंच दे देता है ओलिवर को। और तभी हम देखते हैं कि वो घूंसा बिल्कुल सीधा सीधा लगा होता है ओलिवर के फेस में, लेकिन ओलिवर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इससे। बाकी खुद भी चौंक जाता है कि ये कितना मजबूत है यार। खैर उसके बाद ओलिवर उसे दूर कर देता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो लड़के, यहाँ पर जो दूसरे नंबर का कैदी है उससे मेरी फाइट होने वाली है। अगर उससे मैं जीत जाता हूँ या वो मुझसे जीत जाता है तब तुम मुझसे लड़ लेना, या तो तुम मुझसे ही लड़ना अगर मैं जीत जाऊँ तो। अगर वो मुझसे ये फाइट जीत जाता है तो वो नंबर 1 बन जाएगा और नया मिस्टर अनचेन बन जाएगा। अगर मैं जीत गया तो ये पूरा प्रिजन जैसे मेरा अभी है कल भी वैसा ही रहेगा। खैर अब तुम जा सकते हो, मैं गार्ड से कह दूंगा कि तुमसे आराम से बात करे वो। इसके बाद एक गार्ड बाकी को अपने साथ लेकर जाता है उसके प्रिजन में और बाकी जब अंदर आकर देखता है कि यहाँ पर कुछ बेड्स लगे होते हैं और तभी एक बेड में कुछ हलचल होती है। उस अंधेरे कमरे में हमें कोई उठता हुआ दिखता है और उठते ही वो है बाकी कहता है। बाकी भी सोच में पड़ जाता है आखिर ये कौन है जो मेरा नाम जानता है। तभी वो थोड़े उजाले में सामने आता है और हम देख पाते हैं कि वो आयरन माइकल है। आयरन माइकल उससे कहता है कि जाओ अपने बेड में सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। लेकिन बाकी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद बाकी को याद आता है कि ओलिवर ने कहा था कि मैं दूसरे नंबर के कैदी से फाइट करने वाला हूँ। तो बाकी सोचता है कि आयरन माइकल ही वो कैदी है। वो उससे पूछता भी है अच्छा तो तुम ही हो 2 नंबर। पर तभी आयरन माइकल कहता है कि तुम संभल कर बात करो तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। उसके बाद आयरन माइकल बाकी के कान के पास आकर कहता है मैं यहाँ पर इन सब पछड़ों में नहीं पड़ता हूँ, यहाँ तक कि मैं तो यहाँ पर 2 नंबर में जगह क्या 10 नंबर में भी जगह नहीं बना सकता। ये सुनकर बाकी चौंक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और तब हमें देखने को मिलता है कि वो एक बूढ़ा इंसान होता है जो कि प्रिजन में बंद होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक और बेड में थोड़ी सी हलचल होती है और वहाँ से एक हाथ बाहर आता है। तब हम देखते हैं कि वो हाथ कितना ज्यादा मजबूत लग रहा है देखने में। उसके बाद जो इंसान उसमें लेटा होता है वो बेड से थोड़ी बहुत करवटें लेने लगता है और बाकी उसे देखकर सोचता है कि कितना ज्यादा लंबा है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बाकी से कहता है कि बेटा तुम्हें सो जाना चाहिए, क्या पता तुम्हें आगे आराम मिले ना मिले यहाँ। तब हम देखते हैं कि वहाँ दिन हो जाता है और बेल बजता है और सभी प्रिजनर्स को आवाज दे दी जाती है कि वो उठ जाएं। उसके बाद सुबह बाकी की नींद खुलती है। तब वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। वो सोचता है कि शायद यही वो दूसरे नंबर का कैदी है जिससे ओलिवर लड़ने वाला है। उसकी हाइट लगभग 7 फीट की होगी। तभी बाकी सोचने लगता है क्या मैं इससे अभी लड़ना शुरू कर दूं। तभी वो बाकी से कहता है कि बेटे जल्दी से कपड़े बदल लो और हॉलवे में चलो। बाकी स्ट्रेटेजी बना ही रहा होता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन तभी वो एक तरफ झुकता है और किसी को आवाज देता है कि हे नंबर 2 चलो बाहर आ जाओ, सुबह हो गई है।
और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीक्रेट रूम होता है, उसका दरवाजा खुलता है और वहाँ से कोई चलकर बाहर आता है। बाकी भी उसे देखकर चौंक जाता है और वो तभी मन ही मन में कहता है कि तो ये है नंबर 2। और जब वो पूरा बाकी के सामने आता है तब हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जुनगो इवारू है। वो बाकी को कहता है कि हे नए प्रिजनर, तुम्हारा स्वागत है एरिज़ोना प्रिजन में। तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर कुछ होगा तो मुझे बता देना, लेकिन हाँ तुम मुझसे ज़्यादा फ्रीडम नहीं पा सकते यहाँ पर। तो चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ और हम हॉलवे की ओर निकलते हैं। उसके बाद बाकी गियोब्रा से कहता है कि अच्छा वो तुम ही हो, दूसरे नंबर के कैदी जिससे कि बिस्कुट ओलिवर लड़ने वाला है। लेकिन क्या हो कि कोई तुम्हारी रैंकिंग छीन ले अभी की अभी यहीं पर, और वो मैं ही हुआ तो। और इतना कहने के बाद बाकी बिल्कुल लड़ने वाले फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वो बाकी के तीनों कैदी चौंक जाते हैं। खैर इसके बाद गियोब्रा कहता है कि ओह जरा देखो तो इस कैदी को आए हुए थोड़ा सा वक्त भी नहीं हुआ और ये मुझसे मेरी रैंकिंग छीनने की बात कर रहा है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। खैर यार इसके बाद मैं और भी काफी सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।